गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 7 सितंबर 2017 है। देखते हैं आज कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली न्यूज़ जो मुझे मिली वो ये कि हरिकेन इरमा ने कैरिबियन आइलैंड को हिट किया है और इस स्टॉर्म को जो है वो 5 की रेटिंग दी गई है। कैटेगरी 5 स्टॉर्म। कैटेगरी 5 स्टॉर्म वो स्टॉर्म होता है जो कि बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। लगभग हवा की जो रफ़्तार है वो 185 मील पर आवर की है और ये जो आइलैंड है ये बेसिकली गल्फ़ ऑफ मेक्सिको में ही हुआ है और हाइटी, क्यूबा और ये जो सारे आइलैंड हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है इससे। और अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो ये पॉसिबल है कि ये साउथ फ्लोरिडा को भी हिट करेगा। अभी पीछे हार्वी नाम का एक तूफ़ान आया था। हार्वी ने जो टेक्सास जो वहाँ का है उसमें काफ़ी तबाही मचाई थी और ल्यूसियाना में काफ़ी तबाही मचाई थी और अब ये बैक टू बैक ये वहाँ पे तूफ़ान आ रहे हैं गल्फ़ ऑफ मेक्सिको में। आगे देखते हैं क्या है। दूसरी न्यूज़ है सीनियर जर्नलिस्ट गौरी लंकेश जो है उनको किसी ने अज्ञात लोगों ने मार दिया है। बेसिकली वो एक जर्नलिस्ट थी और इसलिए जानी जाती थी क्योंकि वो जो सेकुलर कंट्री को सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो व्यूज़ होती थी वो रेडिकल रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट लोगों को उतनी पसंद नहीं आती थी। ये भी एक कारण बताया जा रहा है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि वो एक करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट की जो लॉबी थी और पॉलिटिशियंस थे वहाँ कर्नाटका के उनको भी एक्सपोज करना चाहती थी, इसलिए उनको मार दिया गया है। और ये जो मर्डर हुआ है वो पुराने जो जैसे कि नरेंद्र दाभोलकर जो कि पूना में मार दिए गए थे, या गोविंद पनसरे जो कि कोल्हापुर में, और एम कालपुर्गी जो कि धारवाड़ में मारे गए थे, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब ये जो लिबरल थिंकिंग या कह लीजिए कि सेकुलर थॉट्स या इस टाइप की जो विचारों वाले कार्यकर्ता होते हैं जो कि खुले खुल कर के एक्सट्रीमिज़म की आलोचना करते हैं या इस तरीके की चीज़ें, राइट विंग एक्टिविस्ट की जो खुल कर के आलोचना करते हैं, उनको ये लोग अज्ञात लोग मार रहे हैं। अगली न्यूज़ नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। जो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, मिस्टर हैन तेई सॉन्ग, उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को किसी भी तरीके के बंधों में नहीं बांधा जा सकता। किसी भी तरीके के सैंक्शन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो टेस्ट है, वो आगे आने वाले समय में और करेगा। और राष्ट्रपति पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों ना उनसे बात करके देखी जाए, नॉर्थ कोरिया से क्यों ना बात करके देखी जाए, ऐसा भी एक मत सामने आ रहा है। अब आगे की न्यूज़ पीआईबी से है, जिसमें 67th बैच को आईआरएस के बैच को प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया है और बोला है कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और उन्होंने चाणक्य की एक बात भी बोली है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर कंपनी का कंट्री में होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे शहद बनाते वक्त जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसी तरीके से मिनिमल डिस्टर्बेंसेस होनी चाहिए। और ये जो इनकी जो ट्रेनिंग चल रही थी वो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स फरीदाबाद में चल रही थी। आगे देखते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर म्यांमार जा चुके हैं। म्यांमार में उन्होंने एक बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि आनंदा टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे विज़िट की है। इस टेम्पल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिनोवेट करने में काफ़ी मदद की है, क्योंकि पिछले साल भूकंप में वहाँ के काफ़ी सारे टेम्पल्स का नुकसान हुआ था। आगे देखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में बहुत सारे एमओयूज़ भी साइन किए गए हैं, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन, कोस्टल सर्विलेंस आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा
हेल्थ और मेडिसिन पे और सेंटर फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ आईटी स्किल्स पे भी किया गया है एमओयू, और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे भी किए गए हैं। तो ये सारे एमओयूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे सेंटर ने स्टेट से कहा है कि आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बेसिस पे जो स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और इन सारी चीज़ों की रिव्यू की जो मीटिंग थी प्रगति, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसमें 261 इम्पैक्टफुल स्मार्ट सिटीज़ के 60 प्रोजेक्ट्स, इम्पैक्टफुल 261 प्रोजेक्ट जो 60 सिटीज़ के थे उनको जनवरी से सितंबर 2016 में अनाउंस किया गया था, और उनके लिए 31,112 करोड़ का आउटले भी निर्धारित किया गया था। थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ हैं क्या। स्मार्ट सिटीज़ बेसिकली वो हैं जो कि भारत में 100 सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करके उनके बीच में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और जिससे कि वो रब ऑफ इफ़ेक्ट होगा। रब ऑफ इफ़ेक्ट वो होता है जैसे कि कोई अच्छी चीज़ अगर आप वहाँ बीच में डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे उसका असर बाकी सराउंडिंग एरियाज़ पे भी पड़ता जाएगा और वो भी चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। और ये एक 5 ईयर प्रोग्राम है। 5 ईयर प्रोग्राम में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को अपनी सिटीज़ को नॉमिनेट करना था, और शॉर्ट लिस्टेड होने वाली सिटीज़ को 17 से 22 तक के लिए फंडिंग का प्रोविज़न था। आगे बढ़ते हैं, उजाला स्कीम को देखते हैं। उजाला स्कीम के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह आ रही है कि ये मिलेगा मलेशिया में भी लॉन्च कर दी गई है। ये स्कीम इतनी अच्छी थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड से कांटेक्ट करके इसको वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो CFL 18 वाट के हैं उनको 9 वाट का ही LED रिप्लेस कर देगा, जिससे पहली एक तरफ जहाँ एनर्जी एफिशिएंसी मिलती है, दूसरी तरफ वहीं पे कॉस्ट कटिंग हो जाती है, जिससे कि कस्टमर्स भी काफ़ी खुश रहते हैं। इंडिया में ये काफ़ी सक्सेस हुई थी, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक बल्ब बदल करके हुई थी। इसके बाद इसको उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल के नाम से विकसित कर दिया गया, और नोडल ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती है। LED बल्ब की वजह से इस पूरी स्कीम में सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किया गया, जिसकी वजह से 300 से 400 रुपये के मिलने वाले LED बल्ब्स को केवल 70 रुपये में खरीद लिया गया। और इस जर्नी के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट कह सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट मार्केट इंडिया में तैयार हो गया विद इन स्पैन ऑफ ओनली 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही कर दिया। और CO2 का एमिशन भी कम हुआ है, जो काफ़ी मदद करता है क्लीन एनवायरनमेंट को रखने के लिए। दूसरा, LED और फ्लोरोसेंट और इंसेडेसेंट लैम्प से क्या आप समझते हैं। LED बल्ब वो है जैसे कि जो इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइफ स्पैन इसकी इन दोनों बल्बों से काफ़ी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी है। और इनकैंडेसेंट लैंप्स कौन से लैंप्स होते हैं, जो सबसे पुराने पीले वाले बल्ब होते हैं, जो कि हीट के बाद वो फिलामेंट बिल्कुल चलने लगता है, तो उसमें एनर्जी का लॉस बहुत होता है। और फ्लोरोसेंट कौन से हैं, CFL है, जिसमें कि मरकरी वेपर्स हैं, गैस है, और क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं उसमें तो गैसेस रिएक्ट करती हैं, मरकरी भी रिएक्ट करता है, और फास्फोरस की कोटिंग होती है जिसमें वो फास्फोरस चमकने लगता है। टास्क फोर्स, अगला न्यूज़ है टास्क फोर्स से रिलेटेड। टास्क फोर्स जो है वो एक बनाई जा रही है एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स के लिए, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कर रहे हैं, और इसका मुख्य रूप से काम भारत में उद्यमिता मतलब एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक प्लान बनाना है, दूसरा सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ लेकर के आनी है, तीसरा ट्रेड सर्विसेज में किस तरीके से बढ़ेगा वो देखना है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो कि रोक रहे हैं एक्सपोर्ट को उनसे कैसे किया जाए, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ को ठीक करना है, और एक डेटा रिलायबल डेटा कैसे पकड़ा जाए उसको भी देखना है। तो इस पर एक टास्क फोर्स बना दी गई है। और
लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है जो कि ये कॉरपोरेट गवर्नेंस और सेल कंपनी से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 2,09,032 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। इसकी मुख्य वजह ये थी कि ये सेल कंपनीज जो थी वो ड्यूबियस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, और इसके बाद जो अगला कदम है वो ये है कि इनके बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है इनके ऑथराइज सिग्नेटरीज के द्वारा और इनके डायरेक्टर्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू अवॉइड द साइफनिंग ऑफ द कैश और फंड्स। क्योंकि जब इनको डी रजिस्टर कर दिया गया है या स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इनके जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं वो बैंक से पैसा निकाल करके इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे बैंक्स को भी एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आप इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। दूसरा, थोड़ा सा सेल कंपनीज़ के बारे में जान लेते हैं। सेल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनका मुख्य बिजनेस कुछ नहीं होता है, उनके पास कोई एसेट्स नहीं होती है, बट उनका पेपर वर्क कंप्लीट होता है। ऑन पेपर दे आर लेजिटिमेट कंपनीज, बट देयर बिजनेस इज़ नॉट वेरी क्रेडिबल। और उनको जो बनाने का पर्पज़ होता है, बिकॉज दे आर स्पेशल पर्पज़ व्हीकल, उनको बनाने का जो एक उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप फंड्स को कहीं से दूसरे आइलैंड से रूट करेंगे, आप टैक्स के लॉज में अगर कोई लूप होल है तो उसका फ़ायदा उठा करके टैक्स को इवेट करेंगे, या आप किसी कंट्रीज़ के कोई भी लॉ को बाईपास करने के लिए किसी टैक्स हेवन से उसका ट्रांजैक्शन रूट करेंगे, जिससे कि आपको पर्सनल गेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बनाई जाती हैं। ऑन पेपर वो पूरी तरीके से लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, पर उनकी जो अंडरलाइन कुछ एसेट्स नहीं होती है, कोई भी एसेट्स उनके पास नहीं होती है, और उनका कोई भी ढंग का बिजनेस नहीं होता है। उनके पास कैश हो सकता है बट उनके पास एसेट्स मिनिमल होती हैं, ऐसा डेफिनेशंस में लिखा हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। शायद एक न्यूज़ और बच रही है ये, जो कि मैंने कंप्लीट किया था। ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशंस, ये है एक बॉडी जो कि इंडिया ने 1993 में एक पेरिस में जाकर के ये एक कन्वेंशन साइन किया था, जिसमें कि केमिकल वेपन्स के डेवलपमेंट या उनके प्रोलिफरेशंस के ऊपर पाबंदी लगाना था, और इंडिया ने उसको स्वीकार किया था। इसके बाद इसका ऑफिस कैबिनेट सेक्रेटरीट में सिचुएटेड है, और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी इसका चेयरमैन है। सो आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, एंड आज के पेपर में ज़्यादा कुछ था नहीं, सो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से बहुत सारी न्यूज़ हैं। आपका जो भी फीडबैक है आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।